हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर JL शर्मा और आज ज्योग्राफी के है वह है आपका नया लेसन लेकर के आए जिसमें 6th लेसन है, 12th क्लास का 6th लेसन और इसका पार्ट है वह फर्स्ट है वह लेकर के आए मानव अधिवास। मानव अधिवास यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, अधिवास या बस्तियाँ। बच्चों, इस धरती पर हम देखें तो पृथ्वी पर है वह मानव है वह निवास करता है। पृथ्वी पर ये 7 महाद्वीपीय क्षेत्र हैं और ये है वह खाली बचा हुआ भाग महासागरीय पार्ट है। इस स्थलखंड के ऊपर है वह आदमी रहता है। इसके साथ में बहुत सारे द्वीप समूह है वह पाए जाते हैं, वहाँ पर आदमी निवास करता है। इन भागों में अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है और वातावरण मानव है, मानव में बौद्धिक क्षमता होती है, इस कारण से वह वातावरण के साथ समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। और इस समायोजन के फलस्वरूप यहाँ पर अनेक प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, अनेक प्रतिरूप है वह पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के मानव अधिवास बनाता है। कहीं बर्फीले भागों में इग्लू बनाता है तो कहीं मरुस्थलीय भागों में तंबू बना करके रहता है, कहीं गुफाओं में निवास करता है, कहीं पेड़ों पर निवास मचान बना करके रहता है, तो कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी आलीशान है वह बिल्डिंगों का निर्माण करता है। यह मानव है वह वातावरण के साथ में समायोजन करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए इस तरह की संरचना का निर्माण करता है, जिसको है वह मानव अधिवासों के नाम से जाना जाता है। मानव अधिवास की बात करें तो इसकी परिभाषा दी जाती है मानव द्वारा निर्मित आवासों का संगठित समूह है। आवासों का संगठित समूह है, अधिवास कहलाता है। अधिवास कहलाता है यानी कि यह है मानव अधिवास किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास कहते हैं। ये एक बस्ती का रूप होता है, ढाणी का रूप होता है, जिसमें 7-8 घर होते हैं। हालांकि कई जगह पर एक झोपड़ी भी हो सकती है और कई जगह पर है वह अपना एक मकान होता है, वह भी अधिवास का रूप हो सकता है। और उसके बाद में कोई गांव है, नगर है, कस्बा है या फिर महानगर है या फिर एक विश्व नगर, विशाल मेगा नगर, ये भी है वह मानव बस्तियों के रूप में ही आते हैं। इनको भी है वह अधिवासों के नाम से ही जाना जाता है, आदिवासियों के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो मानव द्वारा निर्मित आवासों का संगठित समूह है। संगठित आवासों का संगठित समूह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अपना एक मकान है। अब इस मकान के अंदर, ज़्यादातर मैं भारतीय मकानों की बात करता हूँ, भारतीय मकानों के अंदर है वह पीछे 2 मकान बनाते हैं, जिसके अंदर अपने बेडरूम हो सकते हैं या फिर है वह पास के अंदर कोई भंडार गृह बनाते हैं। पास में होता है तो वहाँ पर है वह कोई जो अतिथि होते हैं उनके लिए है वह बैठक का समूह होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक रसोई का रूप होता है, और इसके अलावा है वह फिर एक बैठक का रूप। अंदर है वह एक चौक होता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, उनके लिए, बच्चों के खेलने के लिए चौक होता है। और इसके साथ में एक पूजा घर होता है, पूजा घर होता है। ये सारे संगठन में पाए जाते हैं। ये मकान होते हैं, कमरे होते हैं, वो सारे संगठन में पाए जाते हैं। अलग अलग कार्यों के अंदर काम में लिए जाते हैं, लेकिन उनका है वह आपस में संगठित हैं। एक ही परिवार का संगठन पाया जाता है, उससे परिवार से बंधे हुए पाए जाते हैं। जितना है वह विश्राम घर काम में आता है, शयन कक्ष काम में आता है, उतना ही अतिथियों के लिए काम में आता है। दूसरे है वह भंडार गृह के रूप में जो उत्पादन सामग्री का है उसके लिए काम में आता है, अदर्स काम में आता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव द्वारा निर्मित आवासों का ये सुसंगठित समूह है, उसको अधिवास के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल के सिद्धांत विडाल डी लाब्लास के द्वारा है वह ये पुस्तक लिखी गई सन 1921 में। फ्रांसीसी विद्वान था विडाल डी लाब्लास, उसको शॉर्ट रूप में ब्लास भी कहते हैं।
ब्लास का एक कथन था, क्या? मानव अपने आवास, मानव अपने आवास यानी कि खुद के रहने के लिए, आवास रहने के लिए, एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आवास है वह निर्माण करता है, रखने के लिए आवासों का निर्माण करता है। यानी कि ब्लास ने कहा कि मानव आवास क्या होते हैं, क्यों बनाता है? मानव स्वयं रहने के लिए या फिर अपनी जो संपत्ति है, संपत्ति क्या, जो वह कार्य करता है। जैसे एक किसान है वह खेत में कार्य करता है तो उसकी फसलें हैं वह उसकी संपत्ति है। एक आदमी उद्योग में काम कर रहा है तो जो चीज़ें उद्योग में बनेंगी है उसकी संपत्ति है। ऐसे ही है, वह मान लीजिए कोई पशु चरा रहा है तो पशु होते हैं वह उसकी संपत्ति है। उसके भंडारण करने के लिए जो मकान बनाता है, जो संरचना का निर्माण करता है, उनको अधिवासों के नाम से जाना जाता है। अधिवासों के स्वरूप का अगर हम पुराना इतिहास देखें तो पुराना इतिहास ये है, धरती पर सबसे पहले मानव आया तो वह पेड़ों पर निवास करता था। पेड़ों पर धूप वर्षा इनसे परेशान होकर के वह गुफाओं की तरफ रुख हो किया। जब वह गुफाओं के अंदर भी है वह कई बार है वह शिकार हो जाता था, जनसंख्या बढ़ने लगी तो गुफाओं से छोड़ करके है वह घास फूस की झोपड़ी बना करके उसमें निवास करने लग गया। और जब है वह घास फूस की झोपड़ियाँ भी है वह है उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई, जैसे वातावरण के कारण या जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर आंधी के कारण वो उड़ जाती है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं करने के कारण वह पक्के मकान, पहले कच्चे घर बनाए, फिर है वह पक्के मकान बनाए। फिर पक्का मकान भी है वह एक मंजिल से डबल मंजिल हुआ, गांव हुआ, ढाणियाँ बनी, उसके बाद में है वह नगर बने, नगरों के बाद में महानगर बने और आजकल है वह विश्व नगरी है वह डेवलपमेंट हो गई। आजकल बहुमंजिला इमारतें हैं वह बनने लगी। तो ये एक जो विकास का दौर था यह अलग अलग रूप में है वह विकसित हुआ और आज है वह आदिवासियों की नई नई संरचनाएं इस धरती के ऊपर हम देखने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से आदिवासियों के रूप देखें तो आदिवासियों के प्रकार के रूप है वह देखें, आदिवासियों के प्रकार तो मुख्य रूप से दो प्रकार के आदिवास पाए जाते हैं। फर्स्ट रूप होते हैं अस्थायी आदिवास, अस्थायी आदिवास, और दूसरा रूप होता है स्थायी आदिवास, स्थायी आदिवास। अस्थायी आदिवास आदिवास का सबसे पुराना रूप है जिसके अंदर मकान स्थायी नहीं होते, वो मकान है वह स्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है वह पुराने समय में है वह जो प्राचीन जनजातियां हैं, ये लोग हैं वह आखेटक होते हैं, संग्राहक होते हैं, जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। तो जब तक भोजन चारा या आखेट मिलता रहता है तब तक वो वहाँ पर रहते हैं और उसके अलावा उस जगह को छोड़ करके और दूसरी जगह परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये कनाडा है, कनाडा, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर बेफिन द्वीप है और यहाँ पर है ये ग्रीनलैंड द्वीप है। यहाँ पर एस्किमो लोग रहते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। अब ये बर्फ़ के घर इग्लू बनाते हैं, इग्लू बनाते हैं, लेकिन इग्लू कहाँ तक, जैसे मान लीजिए वो है वह शिकार करते करते दूर निकल गया और रास्ते के अंदर है वह फिर है वह तूफान वगैरह आ गया तो वो वहीं पर इग्लू है वह तैयार करते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ये आखेट के प्राप्त होने तक वहाँ रहते हैं, बाकी वो स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरे रूप में देखें तो अपन देखते हैं यहाँ पर है वह सारा का रेगिस्तान है। अब यहाँ पर मसाई लोग रहते हैं, सारा के रेगिस्तान में मसाई जनजाति के लोग रहते हैं, मसाई जनजाति के लोग। यहाँ पर कालारी के रेगिस्तान में बुशमैन जाति के लोग रहते हैं, बुशमैन लोग तो आखेटक लोग होते हैं जो शिकार मिलने तक रहते हैं, बाकी वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। मसाई लोग है वह सहारा के, अरब के है वह बद्दू लोग, मध्य एशिया के खिरगीज लोग, खिरगीज
खिरगिज लोग, मध्य एशिया में खिरगिज, ये पशुचारक लोग हैं। तो पशु चराते हुए घूमते, जब तक चारा और पानी उनको मिलता रहता है तब तक वहाँ रहते हैं, और वरना उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर है वह चले जाते हैं, अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। चारा व पानी की खोज के अंदर वो स्थान बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं वह इस तरह का अस्थायी अधिवास बनाती हैं, ये अपने अस्थायी बना। मसाई जनजाति क्राल बनाती है, क्राल तैयार करती है। ऐसे ही बद्दू लोग होते हैं, वह तंबू बनाते हैं, चमड़े के है वह, तिरपाल टाइप है वह, तंबू है वह तैयार करते हैं। तंबू के अंदर ढक करके, चारों तरफ से ढक करके और इस तरह का तैयार कर लेते हैं। ये तंबू है वह बनाते हैं। वो है वह चारा पानी मिलता है तब तक वहाँ रहते हैं, बाकी है वह जगह चेंज कर लेते हैं। खिरगिज लोग यूर्ट अधिवास बनाते हैं। यूर्ट अधिवास ये भी एक तंबू के समान ही होता है, तो ये भी अपनी जगह है वह चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। हम यहाँ पर है वह देखते हैं जो मारवाड़ी लोग पशुचारण करते हुए इधर आ जाते हैं, और ये जो मारवाड़ी लोग हैं ये भी इसी प्रकार से, जैसे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, जनजातियाँ बंजारा वगैरह हैं, वह भी अपने पशुओं को लेकर के अपने साधनों में परिवर्तन करते रहते हैं, अपनी जगह से चेंज करते रहते हैं। चारा पानी की खोज के अंदर ये घूमते रहते हैं, तो ये अस्थायी अधिवास बनाते हैं। संसार की कोई भी जनजातियाँ जो जंगलों में रहते हैं, आखेटक हैं या संग्राहक हैं, वो सारी की सारी इस तरह के है वह अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं। बात करें स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास का रूप है वह ये माना जाता है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व विश्व में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि उत्पादन करना शुरुआत हुआ, खेती करना शुरू हुई। कृषि के अंदर फसलें उगाई जाती हैं, तो किसान है वह उन फसलों की देखरेख करने के लिए वहीं पर मकान बना लेता है। ये है वह विश्व में सबसे पहले स्थायी अधिवास बने। इसलिए कहा जाता है मैन कृषि के कारण स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि आदमी है वह फसलों को छोड़ करके जा नहीं सकता। उनकी सुरक्षा करने के लिए, जंगली जानवरों की सुरक्षा करने के लिए स्थायी रूप से मकान बना करके वो रहने लग गया, और इसी कारण से है वह नदी घाटी सभ्यताएं डेवलपमेंट हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ऐसी नदी घाटी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे है वह स्थायी कृषि है वह विकसित हुई, इस कारण से स्थायी अधिवास बने। तो ऐसे दो प्रकार के अधिवास हो गए। किसके आधार पर? ये हैं वह निवास के आधार पर हैं। निवास के आधार पर आदमी रहता है, निवास करता है, उसके आधार पर है वह दो प्रकार के अधिवास, अस्थायी और स्थायी। एक बात आती है कि मानव है वह अपने अधिवास क्यों बनाता है? अधिवास बनाने का उद्देश्य क्या है? अधिवास का क्यों निर्माण करता है? इसके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। आपदाओं से सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाएं, खुले के अंदर आदमी रहता है, खुले वातावरण में रहता है, तो वहाँ पर है वह कभी है वह बारिश होती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी धूप पड़ती है, कभी हवाएं चलती हैं, कभी आंधियाँ चलती हैं, कभी तूफान चलता है। सभी की स्थितियों के अंदर मानव को है वह आवास की आवश्यकता होती है, और इसी कारण से प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वह अपने मकान बनाता है। दूसरा रूप होता है अपने पशुओं की, जंगली जानवरों से पशुओं की सुरक्षा के लिए। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए मानव अपने है वह अधिवास बनाता है, अधिवासों का निर्माण करता है। जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने अधिवासों का निर्माण करता है। जंगली जानवर किस तरह से?
जिस तरह से है वह जंगली जानवर, जंगलों के अंदर हिंसक जीव होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है या फिर तेंदुआ है, इस तरह के हिंसक जानवर होते हैं। ये इनसे है वह मानव को भी खतरा रहता है, प्लस उसके साथ में जो अन्य जीव रहते हैं, जैसे है वह पशु हैं या कोई मुर्गी वगैरह हैं, तो छोटे जीव हैं, ये सारे जीव रहते हैं। तो इनके सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए है वह मकान बनाने की आवश्यकता होती है। वह मकान बना करके उनको बंद कर देता है ताकि वह जंगली जानवरों से दूर रह सके, इसलिए अधिवास बनाता है। वह है अधिवास तैयार करता है अपनी उत्पादन सामग्री के भंडारण के लिए, उत्पादन सामग्री के भंडारण के लिए, उसे मकान बनाने की आवश्यकता होती है। जो भी काम करता है इस दुनिया के अंदर, कहीं भी मानव है तो वह कोई न कोई आर्थिक क्रिया करता है, इकोनॉमिक क्रिया करता है, और उस आर्थिक क्रिया के कारण उत्पादन होता है। जैसे कृषि करता है तो अनाज उत्पादन होता है, उद्योगों में रहता है तो औद्योगिक जो वस्तुएं माल होता है वह उसके उत्पादन होता है। ऐसे ही है वह यदि पशु चराता है तो दूध वगैरह का उत्पादन होता है। तो इस तरह के है वह उत्पादन होते हैं। तो उत्पादन सामग्री के भंडारण करने के लिए उसे मकान की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड रूप होता है, फोर्थ रूप, उसे अपनी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं का मतलब होता है मानव को है वह समाज में रहते हुए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में विवाह होते हैं या फिर है वह आपसी मेलजोल होते हैं। तो बहुत सारे है वह मेहमान उसके घर के अंदर आते हैं या फिर वह दूसरों के घरों के अंदर जाता है। तो उसके लिए है वह सामाजिक आवश्यकताओं के लिए उसे मकानों की आवश्यकता होती है। तो इन कार्यों के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मकानों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे है वह मानव को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा होता है वह संगठन रूप, संगठन, और यह होता है क्रियात्मक संगठन। क्रियात्मक संगठन, क्रियात्मक संगठन का मतलब है इस धरती के सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड है। एक मकान है वह भी किसी न किसी पगडंडी के द्वारा है वह जुड़े हुए हैं, जॉइंट है। तो इन चीज़ों के लिए भी, कहने का मतलब जितने भी परिवहन के साधन, अगर मान लीजिए वह जल परिवहन से करता है तो बंदरगाह बनाने के लिए, वायु परिवहन से करता है हवाई अड्डा करने के लिए, बस से है वह करता है तो भी है वह उसको बस स्टैंड की आवश्यकता होती है, रेलवे के लिए करता है तो रेलवे स्टेशन की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों की आवश्यकता आपस में क्रियात्मक संगठन के लिए उससे है वह मकानों की आवश्यकता होती है, उससे है मकानों की आवश्यकता है वह होती है जिसके आधार पर वो अपने आवास निर्माण करता है। तो ऐसे है वह मकानों के उद्देश्य बनाने के लिए जो उद्देश्य होते हैं वह इस प्रकार से नोटेड है। अब बात करते हैं मानव है वह कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर अधिवास, अधिवास, कार्य के आधार पर अधिवास, कार्य के आधार पर मुख्य रूप से अधिवासों के अंतर का मूल कारण है वह कार्य ही होता है। इसके आधार पर दो प्रकार के अधिवास होते हैं। फर्स्ट रूप होते हैं ग्रामीण अधिवास और दूसरे है वह अधिवास होते हैं नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवासों के अंदर, गांवों के अंदर जो लोग है वह प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं पहले भी अपन ने बात की है, जिनके अंदर आदिम आखेट है, संग्रहण है, मत्स्याखेट है, पशुचारण है या फिर खनन है। इस तरह की जो क्रियाएं की जाती हैं उनको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जहाँ पर की जाती हैं वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। आदिम कृषि, आदिम आखेट, आदिम संग्रहण, आदिम मत्स्याखेट, आदिम है वह पशुचारण, इनके लिए है
वह ग्रामीण क्षेत्र जाने जाते हैं। और इनके अलावा है वह इनको छोड़ करके कोई दूसरी कार्य यानी कि गैर कृषि कार्य करने वाले क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य करने वाले। द्वितीयक मतलब उद्योग धंधे, तृतीयक का मतलब होता है परिवहन के साधन और चतुर्थक का मतलब होता है उच्च सेवाएं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह तृतीयक व्यवसाय के अंदर जो नगरीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। जिनके अंदर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य किए जाते हैं वह नगरीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। संसार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र होता है वह होता है जिसके अंदर गाँव के अंदर ज़्यादातर लोग है वह प्राथमिक कार्यों का संचालन करते हैं, उनको है वह ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी ढाणियाँ शामिल होती हैं। इसमें एक घर भी हो सकता है, 2 घर भी हो सकते हैं, 8-10 घर भी हो सकते हैं, फिर है वह 100-50 घर का कोई गांव भी हो सकता है, 500 घरों का भी गांव हो सकता है। कहीं कहीं पर है यह 10,000 जनसंख्या वाले भी गांव होते हैं। यह वह यहाँ पर जापान है, जापान, और यहाँ पर है कोरिया। इन देशों के अंदर 40,000 से अधिक जनसंख्या वाले भी गांव ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जनसंख्या कितनी रहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ के लोग काम क्या करते हैं। यदि प्राथमिक कार्य करते हैं तो चाहे 50,000 जनसंख्या हो वह गांव ही कहलाएगा। और यदि है वे वहाँ पर नगरीय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं करते हैं तो चाहे 250 आदमी भी रहते हैं वह भी नगर कहलाता है, गांव नहीं नगर कहलाएगा। यानी कि मुख्य जो अंतर है वह किसका? कार्य का अंतर होता है। इस कारण से इसको कार्यात्मक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार अगर हम देखें तो प्रकारों का जो गाँवों का के अंदर जो आवास पाए जाते हैं उनका जो मुख्य लक्षण पाया जाता है वह मकानों के बीच की दूरी है। मकानों के बीच की दूरी, डिस्टेंस की दूरी कितनी है? मकानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के आधार पर कुछ मकान पास पास में सटे हुए पाए जाते हैं, कुछ थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, कुछ है वह के अंदर ये डिस्टेंस और ज़्यादा दूरी होती है, और भी ज़्यादा दूरी होती है। तो ऐसे है वह अलग अलग प्रकार के मकान हो सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के अधिवासियों को मुख्य रूप से ग्रामीण अधिवासियों को 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। पहला रूप है सघन अधिवास, इसका दूसरा नाम गुच्छित अधिवास, गुच्छित अधिवास। तीसरा नाम संकेंद्रित अधिवास, चौथा नाम पूंजित अधिवास, अधिवास आदि कई नामों से जाने जाते हैं। कई जगह इनको नाभिकीय अधिवास भी कहते हैं, नाभिकीय अधिवास भी कहा जाता है। ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं। इनमें आवास जो मकान होते हैं वह पास पास में सटे हुए पाए जाते हैं। सघन, संकेंद्रित, गुच्छित अधिवास कहलाते हैं। पास पास में सटे हुए पाए जाते हैं, इस तरह से गुच्छित होते हैं। उनको है वह सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास या संकेंद्रित अधिवास या पुंजित अधिवासों के नाम से जाना जाता है। यानी कि घरों के ये पुंज होते हैं। इनकी खास बात ये होती है आवास पास पास में सटे हुए पाए जाते हैं। आवास पास पास में सटे हुए होते हैं, सटे हुए आवास होते हैं। आवास इनके अंदर ज़्यादातर जनसंख्या लगभग 500 से लेकर के और 1000 तक जनसंख्या होती है। 1000 तक जनसंख्या रहती है। ये मकान बनाते हैं ज़्यादातर समतल भागों में, जो समतल मैदान होते हैं, समतल मैदान, इन भागों में, समतल मैदानी भागों में ये अपने आवास बनाते हैं। जहाँ पर जैसे गंगा नदी का मैदान है, ये समतल मैदान है। अब इसमें कहीं भी ऊंची सी टेकरी सी देख लेते हैं और उसके ऊपर अपना गांव बनाते हैं, मकान है वह निर्माण करते हैं, अपना अधिवास बसाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो समतल भूभाग हैं वो नदियों के भाग हैं और नदियों में है वह बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ से बचने के लिए किसी ऊंचे से भाग पर, टेकरी का सा भाग होता है, वहाँ पर अपने अधिवास है वह निर्माण करते हैं। इनमें जनसंख्या है वह अधिक होती है, लगभग 500 से 1000 तक है वह जनसंख्या होती है। इनके अंदर है वह ज़्यादातर ये जाति धर्म या फिर समान कार्य करने वाले लोग एक जगह पर रहते हैं। जैसे आप लोगों ने है वह सुना होगा, जाति के आधार पर बुगालियों की ढाणी है, पटेलों की ढाणी है, ये जाति आधारित है वह ढाणियाँ हैं वह पाई जाती हैं। ये सघन रूप से बसे हुए होते हैं। या फिर धर्म के आधार पर, धार्मिक हिंदुओं का गांव है, मुसलमानों का गांव है, ईसाइयों का गांव है, इस तरह के गांव देखने को मिल जाते हैं। समान कार्य करने वाले, मछुआरों का गांव, लकड़हारों का गांव, इस तरह से समान कार्य करने वाले लोग भी है वह मिल जाते हैं। इनके अंदर सामाजिक सद्भावना सर्वाधिक देखने को मिलती है। सामाजिक सद्भावना सर्वाधिक होती है। सामाजिक सद्भावना, आपस में मेल जोल की भावना सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि किसी भी घर के अंदर अगर दुख का मौसम होता है या सुख का मौसम होता है, खुशी का मौसम होता है, तो भी ये सारे के सारे मिल कर के उसका सामना करते हैं या सारे मिल कर के है वह खुशी मनाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है। तो सामाजिक सहयोग की भावना, सामाजिक सद्भावना इनके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से ये ज़्यादातर सीमावर्ती भागों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सीमाओं के भाग में, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो पास में बड़े बड़े गांव है वह बसे हुए हैं, ये सघन गांव देखने को मिलते हैं। या मरुस्थल में रहते हैं। मरुस्थल में इसलिए रहते हैं क्योंकि मरुस्थल में एक अकेला घर है तो उसके लिए सरकार पानी की व्यवस्था नहीं करती, लेकिन अगर गांव बसा हुआ है तो सरकार है वह पानी के टैंकर लगा देती है। इस कारण से है वह मरुस्थल में भी बड़े बड़े गांव देखने को मिलते हैं। या फिर दूर दूर तक कोई ढाणी वगैरह है वह अकेला गांव है मरुस्थल में नहीं पाया जाता। तो ऐसे है वह मरुस्थली भागों में पाए जा सकते हैं, मरुस्थल में है वह पाए जाते हैं। और दूसरे है वह रहते हैं यह मैदानी भाग में, समतल मैदानी भाग, नदियों के जो मैदान होते हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या होती है, तो उपजाऊ मिट्टी के कारण भरपूर मात्रा में लोग आ कर के बस जाते हैं। तो नदियों की घाटियों में भी ये है वह ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ पर है वह बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं। तो ऐसे ये गांव होते हैं, सघन या गुच्छित संकेंद्रित गांव होते हैं। दूसरा रूप है वह गांव का पाया जाता है परकीर्ण अधिवास। परकीर्ण अधिवास में आवास होते हैं वह दूर दूर अवस्थित होते हैं, दूर दूर अपने मकान बनाते हैं। इस तरह से दूर दूर अपने आवास बनाते हैं। ये परकीर्ण अधिवास कहलाते हैं। परकीर्ण अधिवास में की खास विशेषताएं होती हैं, आवास होते हैं दूर दूर स्थित होते हैं, आवासों के बीच में दूरी अधिक होती है। दूसरी मुख्य विशेषता होती है ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर लोग होते हैं। आत्मनिर्भर क्या मतलब होता है, ये स्वतंत्र विचारों के आदमी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के आदमी होते हैं, जिनके अंदर किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये है वह इनके अंदर सामाजिक सद्भावना नहीं पाई जाती, और सामाजिक सद्भावना नहीं होने के कारण ही ये लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आते। जनजातियां हैं वह रहती हैं जंगलों के अंदर, तो शिकार मिलता है उनका केवल दिन भर में एक ही रूप होता है, जब शिकार मिल जाता है वे लोग शिकार करते हैं। लेकिन जैसे ही शिकार का अभाव हो जाता है उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा कर के अपना आवास बना लेते हैं। दूसरे से मेलजोल इनका बहुत कम रहता है। परिणामतः है वह इनको आत्मनिर्भर या स्वतंत्र विचारों के लोग कहते हैं। ये लोग है वह परकीर्ण अधिवास है वह निर्माण करते हैं। इस कारण से इसमें सामाजिक सहयोग नहीं पाया जाता, सहयोग की भावना
नहीं पाई जाती है। तो ऐसे आवास है वह प्रकीर्ण अधिवास कहलाते हैं। ये आवास पाए जाते हैं घास प्रदेश। घास प्रदेश, घास प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज घास के मैदान हैं, अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं, यहाँ पर है वह स्टेपीज घास के मैदान है, यूरोप में स्टेपीज घास के मैदान है। इन घास के मैदान में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये घास के मैदान स्थित हैं। यहाँ पर है वह जनसंख्या कम पाई जाती है, खेत बड़े बड़े पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लोग मकान है वह दूर दूर बनाते हैं। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े फार्म स्टेड गृह होते हैं। 1600 हेक्टेयर का एक खेत होता है, 1600 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 4.5 बीघा होती है, तो 1600 हेक्टेयर का खेत होता है। 1600 हेक्टेयर के खेत के अंदर वो बीच में अपना घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे और उसके अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वो रखते हैं, जैसे नौकरों के घर भी वहीं पर होते हैं, वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं वह एक एरोप्लेन भी चला सकता है और सिंपल गाड़ी भी चला सकता है, सिंपल गाड़ी भी चला सकता है। छोटी मोटी अगर उसके अंदर टूट फूट होती है तो वो खुद ही है वह उसको सुधार लेते हैं। तो ऐसे ग्रहों को कहते हैं फार्म स्टेड ग्रह, और ये फार्म स्टेड ग्रह कृषि ग्रह वह इन मैदानों के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रेरीज, पंपाज, वेल्स, डाउन्स और स्टेपीज, इन घास के मैदानों के अंदर है वह देखने को मिलते हैं। ये है वह समतल मैदानी भागों के अंदर भी मिलते हैं, मैदानी भागों में भी मिलते हैं। हिमालय के तराई भागों के अंदर है वह काफ़ी सारे, हिमालय प्रदेश में हिमालय खाली पड़ा है, निर्जन पड़ा है। मध्य एशिया पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर लोग कहीं भी अपने मकान बना करके और रह जाते हैं, तो ऐसे है वह सिंपल आदि। दुनिया के अंदर जंगली प्रदेश, जंगली प्रदेशों में जनजातियाँ रहती हैं, तो उनका है वह केवल एक शिकार पर ही ध्यान रहता है, इस कारण से वो अपने अलग अलग आवास बनाते हैं। एकांकीय अधिवास या प्रकीर्ण अधिवास है वह कहलाते हैं, तो ये प्रकीर्ण अधिवास निर्माण करते हैं। एक अधिवास का रूप पाया जाता है जिसको कहते हैं थर्ड रूप मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास, इसको मिश्रित अधिवास भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका अर्धगुच्छित अधिवास, अर्धगुच्छित अधिवास, गुच्छित अधिवास भी कहा जाता है। ये अधिवास डेवलपमेंट होते हैं, जैसे मुख्य है वह बस्ती होती है, एक तो मुख्य गांव होता है जिसके अंदर बस्ती के अंदर जनसंख्या बढ़ती है तो गांवों का आकार भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जनसंख्या अगर मान लीजिए ज़्यादा हो गई तो भाइयों में है वह मकान का बंटवारा होता है। कुछ भाई लोग हैं वह अपने खेत पर जाकर के मकान बना लेते हैं, एक एक दो दो खेत के ऊपर मकान बना करके इस तरह से रह जाते हैं। ये है, ये लोग पहले मुख्य बस्ती में ही रहते थे, लेकिन बाद में है वह ज़मीन का बंटवारा होने पर या आवास का बंटवारा होने पर उस जगह को छोड़कर खेत पर जाकर के बस गए। इनको है वह पूर्वा अधिवास कहा जाता है, पूर्वा कहते हैं। ये पूर्वे बाहर निकले हुए होते हैं, यह मुख्य बस्ती के अंदर से तो अलग होते हैं लेकिन उससे जुड़े हुए रहते हैं। सामाजिक सहयोग की भावना इनके अंदर पाई जाती है। इनको मिश्रित अधिवासों के नाम से जाना जाता है। इनके निर्माण होने के कुछ कारण होते हैं, इनमें निर्माण होने के कुछ कारण होते हैं। फर्स्ट रूप जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है तो है ये लोग है वह इस तरह के अधिवास बनाते हैं। एक कृषि भूमि को ठेके पर देते हैं, कृषि भूमि ठेके पर देने के कारण, ठेके पर देने के कारण जिस तरह से है वह कृषि भूमि को अगर मान लीजिए ठेके पर दे दिया जाए तो ठेके पर दे देने के कारण है ये लोग जो ठेके पर लेते हैं, बंटवारे के अंदर जो भूमि लेते हैं वो है वह खेत के अंदर जोत करके और बाद में है वह निर्माण करते हैं, तो वो लोग खेत के ऊपर ही जा कर के बस जाते हैं। जैसे किसी से बंटवारे के आधार पर खेती लेते हैं तो जिनसे है वह खेती करते हैं वो लोग खेत के ऊपर ही एक झोपड़ी बनाएंगे, वहाँ पर फसलों की देख रेख करेंगे और इसके साथ में फसलों की देख रेख करने के साथ साथ में
वो लोग है वह अपने मकान बना लेते हैं, वहीं पर है वह पशु पालने लग जाते हैं। तो ऐसे है ये है कृषि भूमि को ठेके पर देने के कारण ये अधिवास उत्पन्न होते हैं। दूसरा रूप ये होता है कि कृषि भूमि को ठेके पर देने के कारण, या फिर है वह जनजातियाँ समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग हैं वह समाज के अंदर मुख्य बस्ती के अंदर ज़मीन महंगी हो जाती है, परिणामतः गरीब लोग होते हैं वह धनवान लोगों को, अमीरों को अपनी ज़मीन बेचकर खेत के ऊपर है वह मकान बना लेते हैं। तो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी इस तरह के अधिवास है वह डेवलपमेंट होते हैं। इनको मिश्रित अधिवास कहते हैं। इनके अंदर सामाजिक सद्भावना पाई जाती है, सामाजिक सद्भावना पाई जाती है, सहयोग की भावना पाई जाती है, लेकिन यह सहयोग की भावना सघन अधिवासों से कम होती है। इनमें सहयोग, सामाजिक सहयोग की भावना सबसे ज़्यादा इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती, और इनमें है होती है वह सामाजिक सहयोग की भावना पाई जाती है, लेकिन सघन अधिवासों से कम पाई जाती है। इसका उदाहरण कोटा के अंदर, कोटा है अपने राजस्थान में, कोटा नगरी है, उसके पास में सांगोद है, सांगोद गांव, वह इसी प्रकार का गांव है। सांगोद खुर्द गांव है, वह बिल्कुल इसी प्रकार का है वह गांव है। ये पूरा गांव कहलाता है, शामिल है, वो मिश्रित अधिवास कहलाता है। एक स्वरूप होता है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास राजस्थान में इन अधिवासों को पान्ना, पाड़ा, बस्ती, नंगला, ढाणी आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इनको है वह पान्ना, पाड़ा, बस्ती, ढाणी इन नामों से है वह पुकारते हैं। पल्ली अधिवास के अंदर भी आवास होते हैं, वह दूर दूर होते हैं, दूर दूर आवास स्थित होते हैं। इस तरह से दूर दूर मकान बनाए जाते हैं, ये पल्ली अधिवास कहलाते हैं। लोग अपने अपने खेतों पर है वह रहते हैं और खेतों पर है वह मकान बनाते हैं, लेकिन गांव के अंदर लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन गांव का जो स्वरूप होता है वह मुख्य रूप से एक ही नाम होता है, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से पूरा गांव एक इकाई होता है। ये अलग अलग बसे होते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं। पूरे गांव का एक ही नाम होता है। सामाजिक सद्भावना इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन मिश्रित अधिवासों से कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सघन अधिवासों में, उससे कम मिश्रित अधिवासों में, उससे कम पल्ली अधिवासों में, और सामाजिक सद्भावना है वह प्रकीर्ण अधिवासों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये अधिवास ज़्यादातर जैसे गंगा नदी का मैदान है, माँ नदी का मैदान है, दक्षिण का जो पठारी भाग है, इस पर है वह इस तरह के अधिवास देखने को मिलते हैं। इनका भी मुख्य विकसित होने का मूल कारण यही होता है, कृषि भूमि को ठेके पर देना। जल स्तर ऊंचा होता है तो लोग दूर दूर है वह बस जाते हैं, तो इस कारण से है वह इस तरह से अधिवासों का निर्माण होता है। एक बार मैं फिर रिव्यू कर रहा हूँ। मानव अधिवास मानव द्वारा निर्मित आवासों का संगठित समूह अधिवास कहलाता है। ब्लास ने कहा, मानव अपने आवास या संपत्ति के को सुरक्षित रखने के लिए अपने अधिवास बनाता है। अधिवासों के प्रकार निवास स्थान के आधार पर दो प्रकार के, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास है वह जनजातियां बनाती हैं, जनजातियां जंगली भागों में रहते हैं, तो यहाँ पर जब तक है वह ये उनको चारा या पानी मिलता रहता है। जैसे पशुचारक लोग होते हैं तो चारा पानी मिलने तक, और आखेटक लोग होते हैं तो शिकार मिलने तक वो लोग वहाँ रहते हैं, और शिकार मिलने के बाद में है वह जब ख़त्म होने लगता है तो ये लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं। स्थायी अधिवास 5000 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ। मुख्य कारण कृषि के कारण उसका स्थायी अधिवासों के अंदर डेवलपमेंट हुई। आदमी अपने आवास
स्थापित करता है जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए, सामाजिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए, या फिर है वह अपनी जो उत्पादन सामग्री है तो उसके भंडारण के लिए अपने अधिवासों का निर्माण करता है। मुख्य रूप से है वह कार्य के आधार पर दो प्रकार के अधिवास, कार्य के आधार पर दो प्रकार के, एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। जिन अधिवासों में प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं उनको ग्रामीण अधिवासों के नाम से जाना जाता है। जिन अधिवासों में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं की जाती हैं उनको नगरीय अधिवासों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवासों में मुख्य अधिवास जैसे सघन अधिवास, इनको गुच्छित अधिवास भी कहते हैं, संकेंद्रित भी कहते हैं, पुंजित भी कहते हैं और नाभिकीय भी कहते हैं। ये आवास पास पास में सटे हुए होते हैं। जनसंख्या लगभग 500 से 1000 तक पाई जाती है। समतल मैदानी भाग होते हैं। जाति, धर्म व समाज के कार्य है, समान कार्य करने वाले लोग इनके अंदर बसे हुए होते हैं। सामाजिक सद्भावना सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस कारण से सीमावर्ती भागों में, मरुस्थल में सुरक्षा की दृष्टि से ये अधिवास है वह बनाए जाते हैं। समतल मैदानी भागों में भी ये है वह यहाँ पर गुच्छित अधिवास देखने को मिलते हैं, क्योंकि उपजाऊ मैदान है, इस कारण से गुच्छित अधिवास पाए जाते हैं। परकीर्ण अधिवास, परकीर्ण अधिवास में आवास दूर दूर होते हैं, आवासों के बीच की दूरी अधिक होती है और आत्मनिर्भर होते हैं। ये स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, इनके अंदर सामाजिक सद्भावना नहीं पाई जाती। ये घास प्रदेशों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, प्रेरीज, पंपाज, वेल्स, डाउन्स और स्टेपीज, इन घास के मैदानों के अंदर है वह देखने को मिलते हैं। साथ के अंदर है वह है ये लोग मैदानी भागों में गंगा नदी का मैदान है, हवांगों का मैदान है, नील नदी का मैदान है, इन मैदानी भागों के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं। जंगली भागों के अंदर देखने को मिलते हैं, शिकार वगैरह करते हैं तो परकीर्ण अधिवास बनाते हैं। इसका दूसरा नाम एकांकीय अधिवास भी है, एकांकीय अधिवास भी कहते हैं। मिश्रित अधिवास, इसको अर्धगुच्छित अधिवास भी कहते हैं और इसके अंदर मुख्य बस्ती से बाहर निकले हुए लोग होते हैं। तो ये बाहर निकले हुए होते हैं, इनको है वह मुख्य बस्ती से सम्मिट होते हैं, मुख्य बस्ती से जुड़े हुए होते हैं। ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि एक तो जनसंख्या वृद्धि होती है तो कुछ भाई लोग है वह खेत पर अपने मकान बना लेते हैं, या कृषि भूमि ठेके पर दी जाती है तब है वह ये लोग है वह बाहर आ जाते हैं। जनजातियाँ होती हैं वो अपनी भूमि, गांव की भूमि बेच करके और खेत के ऊपर अपना मकान है वह बना लेती है। तो इस प्रकार से है वह मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं। पल्ली अधिवास, पल्ली अधिवासों को है वह राजस्थान के अंदर पन्ना, पाड़ा, पस्ती, नंगला, ढाणी, इनके नाम से जाना जाता है। छोटी छोटी ढाणियाँ बसी हुई होती हैं, उनको है वह पल्ली अधिवासों के नाम से जाना जाता है। ये बिखरे हुए होते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से गांव का एक ही नाम होता है, प्रशासनिक रूप से एक नाम होता है। ये अपने अपने खेत पर बसे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी बहुत सामाजिक सद्भावना देखने को मिलती है, सामाजिक सद्भावना मिलती है। आपस के अंदर सामाजिक कार्यों के अंदर ये लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार ये अधिवासों का ये जो अधिवास और ग्रामीण अधिवासों के है वह प्रकार है वह कंप्लीट हुई। धन्यवाद।